सोचिए एक रूटीन मिलिट्री डिलीवरी अचानक से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टरों की एक खेप तुर्की के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चेस का मोहरा बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, तो ये वो हेडलाइन थी जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा। एक बिल्कुल सीधी सादी डिलीवरी और देखते ही देखते बन गई एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तुर्की इसमें दखल दे भी कैसे सकता है, खासकर तब जब ये हेलीकॉप्टर अमेरिका से आ रहे थे, है ना? तो मामला था एक बहुत जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर की डिलीवरी का, जिसका सफर बीच में ही रोक दिया गया। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या था। बात है साल 2020 की। इंडियन आर्मी ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए एक बड़ी डील की थी। डील भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, करीब $600 मिलियन की। और पता है खास बात क्या थी? ये इस डील की आखिरी खेप थी, मतलब जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। तो ये कोई आम शिपमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े डिफेंस सौदे का कह सकते हैं क्लाइमैक्स था। और यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। एक डिलीवरी जो अमेरिका से भारत आ रही है, उसके बीच में तुर्की का क्या काम? वो कैसे पिक्चर में आ गया? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? और यह सवाल बिल्कुल जायज है। सोचिए, अमेरिका और भारत के बीच 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। तो फिर इस पूरी इक्वेशन में तुर्की फिट कहां होता है? अब मजे की बात सुनिए। ये जो रूट था ना, ये कोई नया या अजीबोगरीब रूट नहीं था। बोइंग ने डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस को। और ये एयरलाइन पहले भी सेम टू सेम इसी रास्ते से, मतलब अमेरिका से यूके, फिर तुर्की और फिर भारत, ऐसे ही डिफेंस इक्विपमेंट ला चुकी थी। तो ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड तय किया हुआ रास्ता था। तो सवाल फिर वही, अगर रूट स्टैंडर्ड था तो इस बार ऐसा क्या हो गया? यहीं से हम इस नाकेबंदी की असली, मतलब जो तात्कालिक वजह थी, उस तक पहुंचते हैं। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक हालिया डिप्लोमैटिक तनातनी से। तो हुआ ये कि तुर्की का ये कदम असल में एक जवाबी कार्रवाई थी। भारत ने तुर्की के नेशनल डे सेलिब्रेशन का बायकॉट किया था और बस जवाब में तुर्की ने हमारे मिलिट्री सामान के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया। बिल्कुल सीधा साधा टिट फॉर टैट वाला मामला। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये मामला सिर्फ एक दिन के बायकॉट से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये जो घटना है ना, ये दोनों देशों के बीच जो लंबे समय से टेंशन चल रही है, उसकी तरफ इशारा करती है। सोर्स के हिसाब से देखें तो असली जड़ है तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती। मतलब तुर्की पर तो ये भी आरोप लगते हैं कि उसने मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मदद की है। अब जाहिर है, इसके जवाब में भारत ने भी तुर्की से एक डिप्लोमैटिक दूरी बना ली है, जिसे कोल्ड शोल्डर देना भी कहते हैं। और बात सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान की भी नहीं है। सोर्स एक बड़े गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें शामिल हैं तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। यहां तक कहा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने वाले कैंपेन भी चलाते हैं। ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सिग्नल है। तो अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सवाल ये है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि सोर्स इस घटना के आधार पर क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सुझाता है। देखिए, एक बात तो पक्की है, ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत पहुंचेंगे जरूर। आज नहीं तो कल, किसी दूसरे रास्ते से सही। तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ये एक छोटी मोटी अड़चन है बस। लेकिन इस घटना का जो असली असर है ना, वो कहीं ज्यादा बड़ा है। इसने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये जो टेंशन है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही नहीं है, इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 1 साल के अंदर भारत से तुर्की जाने वाले एक्सपोर्ट्स में $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमी आई है। ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन इस आर्थिक कहानी का एक और पहलू है, और वो है तुर्की की अपनी कमजोरी। सोचिए, कुछ साल पहले एक तुर्किश लीरा की कीमत 8 भारतीय रुपए हुआ करती थी, और आज वो बस 2 रुपए के आसपास है। ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, ये तुर्की की आर्थिक हालत को दिखाती है, और ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सोर्स एक स्ट्रैटेजी सुझाता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक डिटरेंस, यानी आर्थिक रोक। ये बिल्कुल चीन वाले मॉडल जैसा है। मतलब आप खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का इतना जरूरी हिस्सा बना लो कि कोई भी देश आपसे पंगा लेने का रिस्क ही ना उठा पाए।
और इसके लिए एक बड़ा ठोस आइडिया भी दिया गया है कि भारत एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि अगर कोई देश हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम उस पर 5 साल का इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट बैन लगा सकें। सोचिए, सिर्फ इस बात का डर कि वो भारत जैसा इतना बड़ा मार्केट खो सकते हैं, तुर्की जैसे देशों को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और इसी के साथ हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या भारत को अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर को एक डिप्लोमेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा कुछ हो ही ना पाए? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले कई सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी की दिशा तय करेगा।